नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अपना बिहार के इस कार्यक्रम में हम लोग बिहार स्पेशल के मुद्दों पर चर्चा करते हैं और पॉलिटी में हम लोग चर्चा करते हुए हमने कार्यपालिका की बात देखा, हमने विधायिका को देखा। इसी के तहत हम बिहार में न्यायिक व्यवस्था किस तरह से उसको भी देखने का कोशिश करेंगे। तो जब न्यायिक संरचना की बात करेंगे तो न्यायपालिका की क्या संरचना है, हमको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके लिए देखिए, हम पूरे देश की स्थिति को सबसे पहले समझेंगे, फिर बिहार में पटना हाईकोर्ट को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि चर्चा का बिंदु हमारे लिए वही होने वाला है। अब देखिए, न्यायिक व्यवस्था की अगर बात करेंगे ना, तो राज्य व्यवस्था का ये तीसरा प्रमुख स्तंभ माना जाता है। तीसरा प्रमुख स्तंभ कहने का क्या तात्पर्य है? जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक वक्त जब राजतंत्र हुआ करता था तो राजा का ही जुबान सब कुछ होता था। राजा अपने आप में विधायिका भी था, यानी कि राजा ने जो कह दिया वही कानून बन गया। कार्यपालिका भी राजा का आदेश यानी कि ईश्वर के आदेश के बराबर होता था, और न्यायपालिका भी राजा के हाथ में ही, यानी कि दंड देने की बात की जाएगी तो वह राजा ही देगा। तो एक ही व्यक्ति में तमाम तरह की शक्तियां जो है निहित है, वह विधायिका की भी शक्ति, कार्यपालिका की और न्यायपालिका की भी। लेकिन समय के साथ जब लोकतंत्र दुनिया भर में आया तो शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत की बात की जाने लगी, आधुनिकता की बात की जाने लगी, और उसके तहत क्या हुआ कि तीनों अंग को अलग अलग बांट दिया गया, ताकि क्या है कि तीनों का साथ भी बना रहे और एक ही व्यक्ति के हाथ में सभी कमांड ना रहे। तो विधायिका का काम हुआ कि कानून तैयार करके देना। कार्यपालिका का काम हुआ कि जिस कानून को विधायिका ने तैयार करके दिया है उस कानून को धरातल पर आप उतरवाओ, पालन करवाओ आप उसका। और न्यायपालिका तीसरा स्तंभ, न्यायिक व्यवस्था में अगर बात करेंगे तो राज्य व्यवस्था के तहत न्यायिक व्यवस्था को तीसरा स्तंभ कहा गया। यानी कि विधायिका ने जो कानून बना के दिया, कार्यपालिका उस कानून का जो पालन करवा रही है। यदि इस सब में कोई भी समस्या किसी भी स्तर पर आता है तो इसके लिए देख रेख का काम कौन करेगा? यही हमारी न्यायिक व्यवस्था। इतना मामला समझ में आ गया। तो अब यहां पर बातें जो है उसके आधार पर ही हम करने वाले हैं। भारत की एकल समेतिक न्यायिक व्यवस्था में अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर देखेंगे तो कौन सा है? अगर ये पिरामिड में सबसे ऊपर देखा जाए तो वह आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नजर आएगा। उच्चतम न्यायालय की बात करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय भी जिसे कहा जाता है, शब्द से ही जैसा दिखता है, सुप्रीम है ना, सबसे ऊपर, उच्चतम न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो एक बात यहां समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में जब किसी भी मुद्दे की सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होता है ना, वह अपने आप में ही कानून बन जाता है। ध्यान रखिएगा, अन्य न्यायालयों के लिए अपने आप में वो कानून भी होता है। ठीक है, तो इसकी व्यवस्था, ये सुप्रीम कोर्ट कितना है देश में? अपने देश में एक ही है, और कहां पर है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए, यह कहा जाता रहा है हमेशा ही कि इसका जो भी रीजनल बेंच होना चाहिए, यह भी बातें कही जा रही है सुप्रीम कोर्ट का, है ना, लेकिन फिलहाल इस तरह की व्यवस्था नहीं है। अब उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट नंबर 1 पर रखते हैं, दूसरे नंबर पर जब नीचे आ जाते हैं तो उच्च न्यायालय, बोले तो हाई कोर्ट की चर्चा की गई। अब हाई कोर्ट कहां पर रहेगा? तो विभिन्न राज्य की जो राजधानी है या प्रमुख शहर है वहां पर हाई कोर्ट होता है। आप कहेंगे आपने प्रमुख शहर क्यों बोला? क्योंकि देखिए, बिहार का कहां पर है जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट? वो पटना हाई कोर्ट है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां है? लखनऊ। लेकिन क्या लखनऊ में हाई कोर्ट है? नहीं, इलाहाबाद में हाई कोर्ट है, लखनऊ में बेंच है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। ठीक है, ऐसा ही अगर मैं उत्तराखंड की चर्चा करूं, उत्तराखंड में हम देहरादून हाई कोर्ट नहीं बोलते हैं, जबकि राजधानी उत्तराखंड की देहरादून है, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो कहां पर है? नैनीताल में है, नैनीताल हाई कोर्ट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ऐसे विकल्प पूछे जाते हैं कई बार, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिहार में राजधानी में ही है। अब देखेंगे क्या होता है उच्च न्यायालय का। यूं तो सभी राज्य में, ध्यान रखना है, सभी राज्य में, यानी कि सभी राज्य की एक हाई कोर्ट निश्चित तौर पर होगा और ये सेपरेट होगा। लेकिन कई राज्यों में ऐसा भी हो सकता है, छोटे राज्य हो तो एक से अधिक राज्यों का हाईकोर्ट जो है वह एक ही जगह दे दिया गया हो।
ऐसा भी है। चलिए अब यहां पर अधीनस्थ न्यायालय की बात करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय बोले तो पहले नंबर पे उच्चतम न्यायालय, दूसरे पर उच्च न्यायालय, तीसरे नंबर पे हम अधीनस्थ न्यायालय रखेंगे। और अधीनस्थ न्यायालय कहने का मतलब है कि जो जिला सत्र न्यायालय हुआ करता है, जो सब डिवीजन का न्यायालय हुआ करता है, उसे हम अधीनस्थ न्यायालय कहा करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप जो है, जो किस तरह से ये पिरामिड है, इसे आप, मैं उम्मीद करता हूं, समझ गए होंगे। अब देखिए यहां पर न्यायपालिका की संरचना की बात करेंगे तो भारत जो है परिसंघात्मक शासन प्रणाली है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, इसके बावजूद भी संघ और राज्यों के दोनों के लिए अगर बात करेंगे तो संविधान में जो न्यायिक प्रणाली की बात की गई है ना, वह एकल न्यायिक प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक कानून ऐसा आएगा कि बिहार के लिए अलग होगा और कर्नाटक के लिए अलग हो जाएगा। बिहार की हाई कोर्ट कोई और ऑर्डर दे रही है उसी मुद्दे पर और कर्नाटक की हाई कोर्ट और, हाँ ये हो सकता है कि निर्णय में अगर अंतर होता है तो उसकी वाजिब वजह होना चाहिए और वो बाकियों के लिए एक नजीर भी हो जाता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो संविधान के अनुसार वो न्यायालय जो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ एवं उसके नियंत्रण के अधीन है, अधीनस्थ न्यायालय कहलाते हैं, जो मैंने यहां पर आपको अधीनस्थ न्यायालय के लिए बताया भी था। ठीक है, अब चलते हैं। तो अधीनस्थ न्यायालय किसके अंदर हुआ अगर पूछा जाए तो यहां पर आपको बताना है उच्च न्यायालय के अधीनस्थ, हाई कोर्ट के अधीनस्थ। ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट यहां पर नहीं है, इस बात को संभल करके करना है। अब हमने क्या कहा, हमारा मकसद क्या है, बिहार स्पेशल हम पढ़ रहे हैं तो हम क्या जानने की कोशिश करेंगे, हम हाई कोर्ट के विषय में पढ़ेंगे, है ना। तो हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के विषय में पढ़ेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 214 के पास हमें चलना पड़ेगा। और संविधान का अनुच्छेद 214 यह कहता है कि भारतीय संघ के प्रत्येक राज्य हेतु एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। अनुच्छेद 231 भी कुछ कहना चाहता है, देखते हैं। अनुच्छेद 231 कहता है कि संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। मैंने आपको क्या बताया, पहले भी बता चुका हूं ना, कि यूं तो संविधान का अनुच्छेद 214 यह कहता है कि भाई प्रत्येक राज्य को एक जो है उसके लिए हाई कोर्ट आप दे दीजिए। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि 2 छोटे राज्य हो जाए या एक बड़ा राज्य हो जाए, एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा राज्य हो जाए, तो दोनों को मिलाकर के एक ही हाई कोर्ट कर दिया गया। मामला समझ में आ गया। इसके लिए किसको शक्ति है बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट को शक्ति है? नहीं, ऐसे विकल्प पूछे जाएंगे, पर सुप्रीम कोर्ट को इसकी शक्ति नहीं है। इसकी शक्ति किसको है? संसद को है। संसद बोले तो संसद के 3 अंग, कौन कौन? एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति भी। तो इन तीनों को यानी कि संसद को यह शक्ति प्राप्त है। और संसद को यह शक्ति कौन देता है? संविधान देता है। और संविधान कहां ये बात कहता है? तो अनुच्छेद 231 में कहता है। ये बात नहीं भूलेंगे ना, याद रहेगा। अब फिर बात आती है कि एक चीज बता दीजिए कि कितने उच्च न्यायालय देश भर में अभी हैं। तो यह फैक्ट आपको याद रखना है। वर्तमान में जो 25 उच्च न्यायालय हैं, जैसे ही मैंने कहा कि 25 उच्च न्यायालय हैं, इस बात में यह पॉइंट निहित हो गया कि कुछ राज्य ऐसे होने वाले हैं कि 2 राज्य मिला के एक ही हाईकोर्ट उनको दिया गया है। अब यहां पर एक प्रश्न और भी और इंपॉर्टेंट है, वह यूटी को लेकर के है, यूनियन टेरिटरी को लेकर के। आप जानते हैं कि लक्षद्वीप भी यूनियन टेरिटरी है, तो आप जानते हैं कि दमन और दीप भी यूनियन टेरिटरी है। इसके अलावा अंडमान निकोबार भी है, चंडीगढ़ भी है, पुडुचेरी भी है। लेकिन इन सभी के पास अपना हाई कोर्ट नहीं है। लेकिन अगर देखेंगे, मैं बात करूं दिल्ली को लेकर के चलते हैं, दिल्ली भी तो यूटी है और जम्मू कश्मीर भी 5 अगस्त 2019 के बाद, ये तारीख याद है ना, बड़ा ही ऐतिहासिक तारीख है ये 5 अगस्त 2019। क्या हुआ था इस तारीख को? भारत की संसद ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू एंड कश्मीर से जो आर्टिकल 370 और 35A है उसको निरस्त कर दिया, है ना। और एक काम और किया, इस जम्मू और कश्मीर को 2 भाग में डिवाइड करते हुए यूटी बना दिया, इसको असेंबली में कन्वर्ट कर दिया और एक यूटी और बना दिया। स्टेट को भी सेपरेट करके एक लद्दाख भी बना दिया और इसको भी यूटी बना दिया, पर यहां असेंबली नहीं होगा। मामला समझ में आ रहा है? तो यहां पर एक बात समझिए, जब यह राज्य हुआ करता था जम्मू कश्मीर, बीते दिनों की बात है, 5 अगस्त 2019 से पहले, पिछले 5 साल पहले चलिए, तो वहां पर एक हाईकोर्ट तो था। लेकिन जब यह कन्वर्ट हो गया यूटी में, तब भी यह हाईकोर्ट यहां पर एक है।
तो दो ऐसे राज्य हैं भारत में जो तो अपने नेचर में, स्वभाव में यूं तो केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन अच्छी बात क्या है कि वो अपने पास हाई कोर्ट भी अपने घर में रखे हुए हैं। और ऐसे दो राज्य का नाम क्या है? एक राज्य तो हो गया दिल्ली, ठीक है, और दूसरा कौन सा हो गया? जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर की स्थिति मैंने आपको समझा दिया, और दिल्ली में भारत का दिल बसता है, देश की राजधानी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न आ सकता है, इसलिए इतना समझाया हूं। प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन जो है एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर किया जाता है। कॉमन सेंस है, ये तो आप जानते ही होंगे। और इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। किनकी नियुक्ति? ये जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, अन्य न्यायाधीश होंगे जो हाई कोर्ट्स में, इसके लेकर के बातें की गई है। भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश की संख्या अलग अलग हो सकती है, बिल्कुल अलग अलग हो सकता है ना। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखना है। अगर फैक्ट पूछ दे कि जितने नंबर ऑफ जजेस पटना हाई कोर्ट में होंगे, क्या कर्नाटक में भी वही होगा? बोलना है कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है, अलग अलग हो सकता है। अब जरा देखते हैं कि ये जज साहब जो होने वाले हैं, ये रिटायरमेंट कब, किस एज में ले जाते हैं ना। तो देखिए यहां पर देखना है कि इस बात की भी चर्चा पूछेगा कि क्या संविधान इसको लेकर के कुछ बोलता है? तो आप कहना कि हाँ बोलता है। क्या? तो मूल संविधान जो था, जो हमारे पुरखों ने हमें बना के दिया, उसमें यह बात दर्ज था कि न्यायाधीश जो है 60 वर्ष तक की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। यानी कि रिटायरमेंट का एज कितना हो गया उनका? 60 वर्ष हो गया। लेकिन हुआ क्या कि हमारे संविधान निर्माता ने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया भी शामिल किया। कहा कि समय के साथ यदि देखा जाएगा, लगेगा कि समय के साथ संशोधन की आवश्यकता है, तो आने वाले पीढ़ी इसको करे। तो संविधान संशोधन किया गया, 15वां संविधान संशोधन, ठीक है। 15वां संविधान संशोधन जो है वो कहा कि भाई ये जो 60 वर्ष में जज साहब सब रिटायर कर जाते हैं ना, अब ये ज्यादा स्वस्थ रहने लगे हैं, कामकाज की स्थिति में हैं, तो इनके ज्ञान का और इनके अनुभव का थोड़ा सा और फायदा लिया जाए, है ना, स्टेट को फायदा मिलेगा। तो इसीलिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह निर्णय ले लिया गया कि 60 वर्ष में जो रिटायर कर रहे थे, 2 साल के लिए और एक्सटेंशन दे दिया गया आयु में। मामला समझ में आ गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? 15वां संविधान संशोधन। और 60 वर्ष पहले था, अब 62 वर्ष हो गया, और संविधान में ये बात निहित है, ठीक है। तो ये चीजें आपको इतना ध्यान रखना है, चूंकि ये सब पूछा जाता है। अच्छा, एक चीज आप लोग ध्यान देते होंगे, PIL, ये जानते हैं ना, जनहित याचिका। तो ये जनहित याचिका जो है, इसको लेकर के बड़ी चर्चा है आजकल। सुप्रीम कोर्ट में हर दूसरा केस जो सुनवाई होता है दोस्तों, वह PIL पर होता है। अब PIL कहने का क्या तात्पर्य हो गया? देखिए, कोई भी मुकदमा चलता है, ध्यान से समझ लीजिए, उसमें एक होता है वादी पक्ष, है ना, एक होता है प्रतिवादी पक्ष। वकील इन्हीं दोनों के लिए लड़ते हैं। लेकिन ऐसा मान के चलिए कि झुमड़ी तलैया में, है ना, वहां पर कोई समस्या हो गया, और वहां पर आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, ज्यादातर बेचारे बहुत पढ़े लिखे अभी तक नहीं है, संसाधन संपन्न नहीं है। लेकिन ऐसा देखा गया कि कोई कंपनी जो है वहां पर पहुंची, और आदिवासी लोगों के लिए 3 चीज बहुत मायने रखता है, जल, जंगल और जमीन। बहुत करीब होते हैं वो इस चीजों के। लेकिन वो कंपनी वहां पर पहुंच करके और आदिवासियों के जमीन को हड़प रही है कि वहां पर एक फैक्ट्री हम लगाएंगे। अब इनको ना जानकारी है, ये लड़ तो रहे हैं, लेकिन कंपनी के पास ज्यादा संसाधन है। मान लेते हैं प्रशासन और राज्य भी कंपनी का साथ दे रही है। मामला समझ में आ रहा है? आदिवासियों का वनवासियों का साथ नहीं दिया जा रहा है। तो उस कंडीशन में अब ये जो वनवासी हैं, ना ये ज्यादा शिक्षित हैं, ना इन्हें कानून की समझ है, ना इन्हें ये जानकारी है कि कहाँ न्यायालय है, कैसे कोर्ट के पास जाएं, वकील कैसे करें, वकील को कितना खर्चा देना पड़ेगा, ये सब चीज इन्हें नहीं पता है। तो भाई फिर तो इन तक न्याय पहुंचा ही नहीं। यही सब बात पहले हो रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये देखा, और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा, और फिर वहां से एक चीज का जन्म होता है। और वह जन्म किस चीज का होता है? PIL, यानी कि जनहित याचिका का। जनहित याचिका कहने का तात्पर्य हो गया कि मुद्दा किसी और का है, उसी को जाना चाहिए था शिकायत करने के लिए, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, वो आदिवासी वनवासी है, या कोई भी और व्यक्ति पीड़ित हो सकता है, उसके बिहाफ पे आप भी अब अदालत जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं।
मामला समझ में आ गया। आप भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं कि माय लॉर्ड, मैं जो आया हूं ना, दरअसल ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है किसका? जनहित का, पब्लिक का प्रॉब्लम है, इसलिए पीआईएल है ये मुद्दा उनका है, वो यहां तक नहीं पहुंच पा रहे, उनके बिहाफ पर मैं ये शिकायत लेकर के आया हूं। मामला समझ में आ गया। तो पीआईएल को लेकर के चर्चा करते हैं, और पीआईएल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको सही से देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। काफी प्रश्न पूछे जा चुके हैं यूपीएससी में भी, बीपीएससी में भी। देखिए जरा एक एक शब्द, फैक्ट कुछ इससे संबंधित होगा, उसको देखिएगा। भारत की पहली जनहित याचिका यानी कि पीआईएल, हुशे पारा खातून बनाम बिहार सरकार, इसको नोट कर लीजिए। ये केस जो है हुशे पारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, तो ये जो केस है ये भारत की पहली जनहित याचिका है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिहार की, भारत की। तो सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। जिसकी याचिका करता कौन थी, ध्यान देना है। वकील एक थी लॉयर पुष्पा कपिला हिगोरानी, पुष्पा कपिला हिगोरानी, ये नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस नाम को याद रखिएगा, और ये केस इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मामला आगे बढ़ाए। अब ये कब हुआ था, यह भी तो इंपॉर्टेंट है ना। 9 मार्च 1979 को उच्चतम न्यायालय में इन्होंने जाकर के एक पीआईएल दर्ज किया। यह पहली पहल हुआ था भारत में, यह चौंकाने वाला उस समय का मुद्दा था, उसको स्टडी कीजिएगा, बहुत दिलचस्प है इस सब की कहानी। तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती हैं और वही कहती हैं कि हुस्ना पैरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ गवर्नमेंट मामले में। तो वहां पर जो थे जस्टिस उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीएन भगवती बहुत फेमस जज रहे हैं, और इनके ऐतिहासिक फैसले के तहत बिहार सहित एक साथ फिर देश के 40,000 कैदियों को रिहा किया गया था। अब मामला समझ में आ रहा है। मैंने क्या उतना कहानी बताया था आदिवासी का एग्जाम्पल लेकर के, वो कैदी जेल में थे, वो नहीं जा सकते थे लड़ने के लिए, लेकिन यही जो हुस्ना पारा खातून वाला केस था, इसको लेकर के जो लॉयर हुआ करती थी पुष्पा जी, वो पहुंच गई थी सुप्रीम कोर्ट, और उस वक्त जस्टिस पीएन भगवती इसी केस के लिए बहुत फेमस है, और भी कई मुद्दे उनके फेमस रहे हैं। तो उन्होंने जो जजमेंट दिया, और उस जजमेंट का मैंने आपसे शुरू में क्या बताया था कि सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देती है ना, निर्णय, वह अपने आप में ही एक कानून है। फिर केंद्र सरकार को पार्लियामेंट से कानून पास कराने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार हमारे संविधान निर्माताओं ने किसे दिया है? सुप्रीम कोर्ट को। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अपने आप में कानून हो जाता है। तो जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में बिहार का पहुंचा, तो इसे फैसले के बाद इतना व्यापक प्रभाव पड़ा पूरे देश में कि देश भर के जेलों में बंद 40,000 कैदियों को रिहा किया गया। उसके बाद से ही यह मुद्दा बहुत चर्चा में आ गया, पीआईएल बहुत चर्चा में आया, और पुष्पा कपिला हिंगोरानी जो हैं, उन्हें जनहित याचिका की जननी कहा जाने लगा, मदर ऑफ पीआईएल। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, जनहित याचिका की जननी। अब सुप्रीम कोर्ट तो एक समय भाई आप पोस्ट कार्ड से भेज दीजिए, वह भी अब देख लेती है सुप्रीम कोर्ट, स्वतः संज्ञान भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ले लेती है। अखबार में न्यूज छपा कि फलाने जगह पर यह हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने अखबार के आधार पर सुओ मोटो ले लिया, स्वतः संज्ञान ले लिया, और केस पर सुनवाई शुरू हो गई। तो ये सब दरवाजा जो खुलता है ना, इसी के बाद ये 9 मार्च 1979, इसीलिए वह तारीख है, ऐतिहासिक तारीख है, इसको ध्यान में रखना है, और ये बिहार की धरती से होता है तो ध्यान रखना है, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ जाएं। अब पटना उच्च न्यायालय के विषय में पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम लोग बिहार की जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो हमारे लिए पटना हाईकोर्ट ज्यादा जरूरी हो जाएगा। देखते हैं, पटना उच्च न्यायालय बिहार को न्यायिक व्यवस्था के शिखर पर विराजमान है। अब देखिए, मैंने जो सोपान बताया था उसमें क्या बताया था कि यहाँ हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर हाईकोर्ट है, यहाँ पर अधीनस्थ है। ठीक है, अब अगर बिहार की चर्चा करेंगे, भैया बिहार की चर्चा करेंगे, ये तो संघ की पूरा बताया मैंने, बिहार की चर्चा तो यहीं से शुरू होगा ना, ये दूसरे वाले लेवल से, ये वाला लेवल से बिहार, तो बताइए ये ही होगा ना, पटना तो यहीं आ जाएगा। तो इसीलिए यहां पर ये लाइन लिखा हुआ है, पटना उच्च न्यायालय बिहार की अगर न्यायिक व्यवस्था में देखेंगे तो वह शीर्ष पर है। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, यह प्रश्न में पहले आ चुका है, बीपीएससी पूछ चुके हैं, 3 फरवरी 1916 को, तो यह आपको ध्यान में रखना है। ब्रिटिश भारत में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सर एडवर्ड मायनर्ड चेम्स चामियर थे। यह ब्रिटिश भारत की चर्चा है, यहां ध्यान रखना है, ब्रिटिश भारत। लेकिन स्वतंत्र भारत को लेकर भी हम देखेंगे। इनका कार्यकाल कब का था, यह चेम्स साहब का 1 मार्च 1916 से 30 अक्टूबर 1917 तक। स्वतंत्र भारत में पटना उच्च न्यायालय, स्वतंत्र भारत पर आ गए हैं अब हम, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो रहे हैं न्यायमूर्ति सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल। ठीक है, तो यह नाम भी इंपॉर्टेंट है।
इनका कार्यकाल कब से रहा? 9 जनवरी 1948 से कब तक? 24 जनवरी 1950 तक, है ना। ये आजादी के बाद बिहार में सर्वप्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्रीधर वासुदेवा सोनी बने, जिनका कार्यकाल 28 मई 1971 से 27 मई 1978 तक ये रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या रहे? लोकायुक्त, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूं, ये पूछा जा सकता है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना के समय पटना उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में, आप देखिए जो स्थापना है वो कब हो रहा है? 1916 को पटना उच्च न्यायालय। और 1916 आप जानते हैं फाइनली जो है बिहार बंगाल से 1912 में घोषणा 11 में हुआ, 1912 में अलग हो गया। तो जब बिहार बंगाल से अलग हुआ था तो उड़ीसा भी तो साथ था बिहार के साथ। उस वक्त का देखेंगे बिहार की स्थिति, तो आज का बिहार पूरा, आज का उड़ीसा और आज का झारखंड, ये सब मिलकर के बिहार ही था। तो अब आप मुझे बताएंगे तो उस समय जो होगा उसका कार्यक्षेत्र का विस्तार भी तो होगा, तो वह कार्यक्षेत्र का विस्तार बिहार के अलावा उड़ीसा में भी होगा, दोनों ही सम्मिलित होगा, है ना, क्योंकि दोनों सम्मिलित होकर के संयुक्त रूप से एक ही प्रांत हुआ करता था। 1936 में उड़ीसा अलग हो गया ना, तो जब 1936 में अलग हो गया तो जो पटना हाईकोर्ट है उसका कार्यक्षेत्र सीमित हो गया, क्योंकि उड़ीसा के लिए अलग से हाईकोर्ट हो गया। यह मामला समझ में आ गया। तो पटना उच्च न्यायालय में आसीन होने वाली पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट, इसको ध्यान रखिएगा, माननीय न्यायमूर्ति रेखा दोषित थी, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कृष्णन विनोद चंद्रन हैं। पटना उच्च न्यायालय ने भारत को 2 मुख्य न्यायाधीश भी दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कितने, कौन कौन से हैं? श्री भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, भारत के 6वें जो मुख्य न्यायाधीश, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो 6 नंबर के, वह यहाँ पे पटना हाईकोर्ट से ही निकले थे, श्री भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। और यहाँ पर ये जो न्यायमूर्ति हैं ललित मोहन शर्मा, भारत के 24वें CJI जो रहे हैं वो भी निकले हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, कुछ फैक्ट है, इस फैक्ट को देखते चलिए, क्योंकि यहाँ से पूछा जा सकता है। अब न्यायिक प्रक्रिया से ही जुड़ा हुआ महाधिवक्ता को लेकर देखते हैं। अच्छा, महाधिवक्ता जब आप सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? सिंपल से एक पॉपुलर टर्म में बताओ ना तो आप समझिए एक लॉ ऑफिसर हैं, ठीक है, इतना पहले समझ लेना है। अब जो खिस्सा कहानी में बनाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। अनुच्छेद 165 पर चलेंगे हम लोग, संविधान का पन्ना पलटेंगे और उसमें अनुच्छेद 165 हमें मिल गया। अब ये 165 आपसे कुछ कहना चाह रहा है, तो सुन लेते हैं। 165 कह रहा है कि प्रत्येक राज्य का जो राज्यपाल होगा ना, वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। घबराना नहीं है, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं, अभी मैं समझाऊंगा क्या है इसका मतलब। देखिए अब ध्यान से समझिए, कहने का तात्पर्य है हमें चर्चा करना है महाधिवक्ता का। आप कहेंगे कि आपको चर्चा करना है महाधिवक्ता का और आपने महाधिवक्ता छोड़कर बाकी सारी बातें कर ली, इसीलिए क्योंकि शब्द ही संविधान का ऐसा है। 165 क्या कहता है कि देखिए, राज्यपाल के हाथ में कुछ हम शक्ति दे देते हैं, गवर्नर के पास कुछ पावर देते हैं। गवर्नर को पावर दिया, गवर्नर को क्या पावर दिया कि भाई जो भी उस राज्य का, मतलब उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का, है ना, न्यायाधीश, जज बनने की शक्ति रखने वाला, मतलब इतनी योग्यता किसी व्यक्ति के पास हो कि हाई कोर्ट का जज बन सके, योग्यता को लेकर के बातें किया गया है। तो उच्च योग्यता का कोई यदि व्यक्ति हो जाता है उसी योग्यता का, तो उसी व्यक्ति को महाधिवक्ता के रूप में आप नियुक्त कर सकते हैं। यानी कि आपसे पूछा जाए कि महाधिवक्ता के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए, तो एक चीज तो आप कह सकते हैं ना, अनुच्छेद 165 को ध्यान में रखते हुए, कि कम से कम उतनी योग्यता तो होनी ही चाहिए जिस योग्यता को प्राप्त करके हाई कोर्ट के वो जज बन सके। मामला समझ में आ गया? ये लाइन यही कहता है। केंद्र के महान्यायवादी के समरूप जो है राज्य में महाधिवक्ता होता है, और ये राज्य का अगर देखेंगे तो उच्चतम विधि अधिकारी होता है। एक पॉइंट मैंने यहां बोल दिया, केंद्र में महान्यायवादी है ना, तो केंद्र सरकार के पास एक महान्यायवादी होता है, वह भी लॉ ऑफिसर है, वह सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा अधिकारी है लॉ का। ऐसे ही राज्य की अगर तुलना करें तो यह महाधिवक्ता होगा, ठीक है, और यह जो है राज्य का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर हो जाएगा। यह मामला समझ में आ गया? महाधिवक्ता का कर्तव्य क्या होगा? कर्तव्य बोले तो काम क्या होगा, तो काम का मतलब समझ लीजिए, ये राज्य का क्या है? सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर है। तो ये क्या करेगा? सरकार को विधि संबंधी जानकारी देगा। सरकार जो सुझाव मांगेगी कि कोई मसला फंस गया,
मान लीजिए कोई भी टॉपिक बजट के लिए या वित्त आयोग में कोई मसला फंस गया, तो अगर बिहार को कोई अधिकार नहीं मिला है तो ये जो साहब है महाधिवक्ता, इससे बिहार सरकार पूछेगी, तो ये उचित सलाह देंगे कि कानून में क्या प्रक्रिया है, विधिक रूप से कैसे काम इसमें किया जाएगा, ये सारी चीजें ये बताएंगे। और राज्यपाल उसको समय समय पर निर्देशित करें या सौंपे, उन कृत्यों का भी निर्वहन करना पड़ेगा। राज्यपाल जो आदेश देंगे, जाहिर सी बात है वो सारा काम तो इनको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको महाधिवक्ता के विषय में यहां पर ध्यान रखना है। महाधिवक्ता के विषय में एक चीज आपसे और भी पूछा जा सकता है, और यह चीज पूछा जा सकता है कि क्या जो महाधिवक्ता होता है वो राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं? आपको कहना है कि जी हां करते हैं। अब एक प्रश्न यहां फिर से कि यदि प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि राज्यपाल जब चाहें आपको पद से हटा दें, बस इतना सा बोल दीजिएगा। ठीक है, तो ये मामला हो गया। भाई आप हमारे मेहरबानी पे हैं तो हम जब चाहेंगे मेहरबानी हटा लेंगे। तो ये चीजें हैं, और इनका जो वेतन वगैरह है वही जो प्राप्त करेंगे जो राज्यपाल द्वारा अवधारित होगा, वो सब चीजें। अब अनुच्छेद 177 आपसे कुछ कहना चाह रहा है, इसको भी सुन ही लेते हैं अंत में। अनुच्छेद 176 के अनुसार महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, इसको 5 स्टार लगा दीजिए। ये अगर महान्यायवादी जो केंद्र में है, ये इसको लेकर के यूपीएससी पहले प्रश्न पूछ चुकी है प्रीलिम्स में, और बहुत अच्छा प्रश्न था। तो राज्य में ऐसे पूछा जा सकता है, सबसे पहले पूछा जाए तो बहुत इज्जत के साथ बोलना है, आर्टिकल 177 है। तो ये मामला हो गया। उसके बाद इसके अनुसार महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा में बोलने, विधानसभा की बात कर रहा हूं, सेशन में बोलने का अधिकार है, उसकी कार्रवाइयों में भाग लेने का भी अधिकार है। बस एक काम नहीं कर सकता है, मतदान किसी भी मुद्दे पे नहीं कर सकता है। तो भैया मतदान कैसे करेगा? जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वही तो मतदान करेंगे ना, विधायिका का हिस्सा वही है, विधायक जी हैं भाई, तो वही तो करेंगे। अभी विधायक जी तो है नहीं, ये कौन है? महाधिवक्ता है, लेकिन राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, और ये शीर्ष के लॉ ऑफिसर हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इनको यह अधिकार अनुच्छेद 177 दे रहा है कि अगर सेशन चल रहा है, आपका मन करे तो जाइए वहां पर विधानसभा में जाकर के बैठिए, किसी मुद्दे पर आपको बोलना है, बहस हो रही है किसी मुद्दे पर, वक्फ बिल वाला पे मुद्दा चला, आप बोलिए, राज्य में अगर चल रहा है उस बहस में शामिल होइए, उसकी कार्यवाही में भाग लीजिए। बस भाई साहब वोटिंग करने मत जाइएगा, क्योंकि आपको ये अधिकार नहीं दिया गया है। इतना मामला समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला, तो इसको भी ध्यान रखना है। कुल मिलाकर कि यदि आप इतनी बातों को ध्यान में रखते हैं तो बीपीएससी में चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, न्यायपालिका से संबंधित जो प्रश्न आएगा, खास करके उच्च न्यायालय की बात करेंगे, चूंकि हम स्टेट एग्जाम को लेकर के ध्यान में चल रहे हैं, तो इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं जाएंगे। इतना बात आपको समझ में आ गया? देखिए एग्जाम अब आपके सर पे है, यानी कि बहुत करीब जो है कयामत का दिन आ चुका है, तो बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। हमने पहले ज्योग्राफी पूरा पढ़ा दिया है, हिस्ट्री में हमने एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न पूरा खत्म कर दिया है, पॉलिटी में यहाँ तक आ गए हैं। इसके बाद जो है इकोनॉमी और थोड़ा आर्ट एंड कल्चर वाला बचेगा, 1-2 डिजास्टर मैनेजमेंट वाला वो टॉपिक बचेगा, वो भी करा दूंगा। तो कुल मिलाकर के आपको ये सारी चीजें मिल रहा है इस चैनल पे, संस्कृति पीसीएस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक नहीं किए हैं, और सब्सक्राइब कर लिए हैं तो एक घंटी होगा बेल आइकॉन का, इधर उधर कहीं होगा, देखिए उसको दबा दीजिए, है ना, ताकि कोई भी वीडियो आपके पास पहले जल्दी से पहुंच जाए। और सबको इकट्ठे बैठ करके रिविजन कर लेना है। आखिरी का 1 सप्ताह बता देता हूं जब बचेगा एग्जाम का, क़यामत का दिन कब है? 13 दिसंबर को है आप लोग का। तो आपको करना क्या है, जब 7 दिसंबर वगैरह हो जाए ना, उसके बाद नया पढ़ने से बचिएगा। और करना क्या है कि जितना मैं बिहार स्पेशल का ये पढ़ाया हूँ, 30 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से रहेगा, तो हल्के में तो ले ही नहीं सकते। 150 में 30 क्वेश्चन बिहार स्पेशल और लगभग 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स, तो 60 क्वेश्चन जो है मैं करा रहा हूँ। 6 बजे करंट अफेयर्स, 8 बजे बिहार स्पेशल, तो 60 क्वेश्चन यहीं से फिक्स होगा। और आप देख लेना प्रश्न पता आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, आपको कभी नहीं गया है तो इस बार भी नहीं जाएगा। तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और ढंग से दीजिए। 7 दिसंबर के बाद रिवीजन कर लीजिएगा। रिवीजन के लिए बहुत कुछ नहीं करना है, मेरा लेक्चर 1 से निकालिएगा और जब तक लास्ट तक मैं तब तक करा दूंगा सारा सब्जेक्ट। तो सबको एक बार बस देख लीजिएगा, 15-15, 20-20 मिनट का लेक्चर है, एक बार नज़र से गुजार देंगे, आपको सब याद आ जाएगा। ठीक है, तो इसी बात के साथ कि अगले लेक्चर में हमारी फिर से मुलाकात होगी अगले टॉपिक के साथ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब जोरदार मेहनत कीजिए, बहुत वैकेंसी आया है तो जम के जी जान लगा देना है इस बार। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना बेहद ख्याल रखिए। पारी की समाप्ति की घोषणा की जाती है। थैंक यू सो मच।